सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने कार्बोनाइन पढ़ लिया है। अब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में आपको पता ही है कि जैसे कोई भी कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है, यदि वह अपने एक तरह के किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और होमोलिटिक फ्यूजन होता है, यदि होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है और होमोलिटिक के बाद यहाँ पे जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वह अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेते हैं, तो इस तरह से यह दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसी कंपाउंड को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल कहा जाता है, यानी कि जब होमोलिटिक फ्यूजन के द्वारा जो कोवलेंट बॉन्ड है, जो बॉन्ड जितने जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, फ्यूजन के बाद वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, तो उनसे बना हुआ जो फ्रेगमेंट्स है इसी को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। स्पीशीज हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जो फ्री रेडिकल होता है यह मेन रूप से दो तरह का इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। यहां पे देखेंगे यदि यह जो हमारा एलिमेंट है जिसपे फ्री रेडिकल है, तो इसमें तीन बॉन्ड पेयर होंगे। जैसे मान लीजिए तीन जो बॉन्ड पेयर होंगे और एक जो होगा यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यदि यह जो तीन बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि यह जो कार्बन है, यदि यह sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है और जो फोर्थ जो ऑर्बिट है जिसमें वन इलेक्ट्रॉन है वह इसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यह जो है प्लेनर जियोमेट्री बनाएगा। प्लेनर जियोमेट्री बनाता है जहां पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बन जाता है। एक सेकेंड टाइप का, यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑर्बिटल है यह भी अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो यह जो कार्बन है यह कुछ इस तरह का ज्योमेट्री बनाएगा, यानी कि यह जो ऑर्बिटल है यह भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे यह जो कार्बन है यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसा कि हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यदि कंपाउंड है तो जो जियोमेट्री होगा वह टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि टेट्राहेड्रल में ये 1s और 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इन चार ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड है, यानी कि यह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पे सिर्फ तीन जो आपके ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है वह डिस्टोर्ट होकर के पिरामिडल जियोमेट्री बना लेगा। यह पिरामिडल जियोमेट्री बना लेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो फ्री रेडिकल है वह दो तरह की जियोमेट्री बनाता है। एक जब एक प्लेनर होता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यह तब होता है जब इसका फोर्थ जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक दूसरे टाइप का जो पिरामिडल होता है जहां फोर्थ जो ऑर्बिटल है इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और पिरामिडल जियोमेट्री का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को मेन रूप से फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल या मेन रूप से दो तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो होता है थर्मल क्लीवेज के द्वारा होता है। थर्मल क्लीवेज में होता है ब्रेकिंग यानी टूट जाना। थर्मल में होता है हीट यानी कि टेम्परेचर। जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वह कोवलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाता है, तो इस तरह का जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है उसको हम थर्मल क्लीवेज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं C2H5OO C2H5। यदि
इसको हम 135 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड का हम टेम्परेचर देते हैं। यदि इतना टेम्परेचर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यह बॉन्ड इजिली होमोलिटिकली टूट जाएगा, होमोलिटिक टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो हमें इस तरह से मिलेगा C2H5O फ्री रेडिकल, इसका 2 मॉलिक्यूल मिलेगा और यह हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3N+CH3। यहां पर भी अगर इससे भी बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं, तो यहाँ पे डबल क्लीवेज होता है, यानी कि यह होमोलिटिकली टूटेगा, यह भी होमोलिटिकली टूटेगा। जैसे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन CH3 लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, ठीक इसी तरह यहाँ भी क्लीवेज होगा। और जब इस एन पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस दूसरे वाले एन पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों मिलकर के एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यह 2 बॉन्ड पहले से था, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे CH3 है, यह CH3, इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल, तो CH3 यानी कि इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह देखेंगे कि थर्मली हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे हम बॉन्ड को तोड़ करके, होमोलिटिकली तोड़ करके और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। या फिर सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड के आधार पर देखेंगे कि जो फॉर्मेशन है वह फोटोकेमिकली भी हम इसको बना सकते हैं, फोटोकेमिकली, यानी कि सेकेंड जो मेथड है वह है फोटोकेमिकल मेथड। फोटोकेमिकल मेथड से हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, RC⸻OR, अगर यह कंपाउंड हम ले लेते हैं और यहाँ पे H या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जब यह अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करेंगे तो इसमें से यहाँ पे कोई एक R जो है होमोलिटिकली टूट जाएगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा RCO फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, इस तरह से भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे यह पुनः टूट सकता है, RCO फ्री रेडिकल जो है, RCO फ्री रेडिकल, अब अगर यह फ्री रेडिकल होगा, यह फ्री रेडिकल होगा, तो हमें मिल जाएगा R फ्री रेडिकल प्लस CO मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे ढेर सारे हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, फोटोकेमिकली भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसा कि हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है इसमें 3 जो है यह बॉन्ड पेयर होता है और एक जो होता है वो फ्री रेडिकल होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल का बॉन्ड पेयर है, यह बॉन्ड पेयर जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 6 और 1 7, यानी कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है, इस कार्बन पे अपने ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको ऑक्टेट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहिए। अगर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो यह एक स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 1 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। अब ऐसे में यह जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यदि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि जो ग्रुप है वह 2 तरह का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट वाला है और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो ग्रुप होता है यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जबकि जो माइनस आई इफेक्ट रहता है वह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो
प्लस आई इफेक्ट जो रहेगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। जबकि माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जो होगा वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ऐसे दशा में हम देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब इस तरह के ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 अब यहां देखेंगे, यहां पे फ्री रेडिकल है CH3 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ पे मेथिल फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे देखेंगे मेथिल फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, टर्शियरी फ्री रेडिकल। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 ग्रुप है, यह सभी 3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट जो ग्रुप होता है वह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ दे रहे हैं, यानी कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी है थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए यह मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन टर्शियरी के कंपैरिजन में कम ग्रुप है, इसलिए थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे 1 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, इसलिए यहाँ 2 से 1 ग्रुप कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और सबसे कम मेथिल ग्रुप की होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो टर्शियरी से कम प्राइमरी, फिर कम टर्शियरी से सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथिल ग्रुप होगा। यानी कि स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा वो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल होगा। इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। इसके कुछ स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है जब एक से अधिक फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तब भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों अनस्टेबल हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे और इस तरह से इथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे तो यह हाईली स्टेबल है इन कंपैरिजन टू मेथिल फ्री रेडिकल। तो इस तरह से देखेंगे एक से अधिक फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के भी जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तब भी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। आइए देखते हैं रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। रिएक्शन में फर्स्ट जो है रिएक्शन मेन रूप से जो फ्री रेडिकल है यह 2 तरह का रिएक्शन देता है, एक हाइड्रोजनेशन और दूसरा एडिशन। मेन रूप से 2 तरह का रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन में सबसे पहले जो हाइड्रोजन है, जैसे कि मान लीजिए Cl है, अगर इसको अल्ट्रावायलेट रेज में हम रखते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट में रखेंगे तो यहाँ पे यह इजिली होमोलिटिक फ्यूजन होगा और हमें Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यदि यह अल्कीन पे अटैक करता है, जैसे RH पे अटैक करता है, तो यह फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पहले से फ्री रेडिकल है तो R फ्री रेडिकल होगा और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यह R फ्री रेडिकल पुनः हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यानी R फ्री रेडिकल Cl, अब यह फ्री रेडिकल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा RCl प्लस Cl फ्री रेडिकल। इस तरह देखेंगे कि जो हाइड्रोजनेशन है वह एक बार जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करके नया फ्री रेडिकल बनाता है, वह फ्री रेडिकल पुनः न्यूट्रल पे अटैक करके नया फ्री रेडिकल बनाता है, और यह रिएक्शन है यह कंटिन्यू 1 by 1 चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन होता है वह एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन यानी कि सेकेंड टाइप जो होता है वह एडिशन रिएक्शन होता है।
एडिशन रिएक्शन में हमें पता ही है कि जो हमारा फ्री रेडिकल होता है सबसे पहले खुद को आयोनाइज करता है, और वह जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम देखते हैं इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr। अब यहाँ जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Br CH2 CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले यह जो HBr है यह खुद को आयोनाइज करता है, तो H प्लस Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। अब इसमें से Br पहले अटैक करता है तो इस तरह से हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Br फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड है उस पे अटैक करेगा। अब यह होमोलिटिक फ्यूजन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन C पे, और यह जो Br है वह यहाँ से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH फिर CH3 और यहाँ पे फ्री रेडिकल। फाइनली अब जो HBr होगा, अब Br फ्री रेडिकल बाहर होगा, यहाँ यह चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा Br CH2 CH2 और CH3, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसके मोस्टली दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक थर्ड टाइप का भी रिएक्शन होता है, थर्ड टाइप का भी रिएक्शन होता है जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें एक से अधिक जो फ्री रेडिकल हैं वो आपस में मिलते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। जैसे CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल अब आपस में मिलेंगे तो CH3 का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरह से ढेर सारे रिएक्शंस हैं। इसके पहले हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स।